नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात उत्तराखंड के चमोली की। यहां अलकनंदा के तट पर ट्रांसफार्मर फटने से 16 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हुए हैं। जहां नमामि गंगे प्रोजेक्ट में यह हादसा हुआ है, वहां लोग करंट की चपेट में आ गए। तो इन 16 लोगों में 4 पुलिस वाले भी बताए जा रहे हैं। हादसे में घायल लोगों को एयरलिफ्ट कर चॉपर के जरिए ऋषिकेश के एम्स ले जाया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सर। बहुत दुखद हादसा हुआ है जो चमेली में हुआ है, क्या डिटेल्स आपके पास इस समय है? देखिए, बहुत ही दुखद घटना हुई है और शुरुआत में तो एक करंट लगने से एक कर्मचारी की डेथ हुई थी, किंतु बाद में जो है इसमें दूसरे फेज में करंट आया है और जो हमारे चौकी इंचार्ज और 3 होमगार्ड जो पंचायतनामा भरने गए थे और मौके पे देखने गए, वो भी इसमें फंस गए और कुल मिलाकर के अभी तक जो है 16 डेथ और 8 घायल जो है अभी तक रिपोर्टेड है। इनमें से 4 लोग एम्स ऋषिकेश में आ चुके हैं, जो 8 घायल हैं। तो जी, करंट लीक पर क्या जानकारी मिल रही है? इतने सारे लोग एक साथ। देखिए, कैसे हुआ ये तो एग्जैक्टली पूरी तरह से जांच के बाद ही पता चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे जांच के आदेश दिए हैं, तो उसके बाद ही एग्जैक्ट डिटेल निकल के आ पाएंगी। अभी ये प्राइमरीली एकदम से कुछ कहना पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसे। खासकर दूसरे राउंड पे एक आध दुर्घटना तो हो जाती है, जैसे जो एक डेथ हुई थी, बट तो सेकेंड राउंड में जो एकदम से मास एकदम से 20-22 लोग फंसे हैं, जो बल्कि 22-23 लोग, तो वो परिस्थितियां क्या थी और कैसे करंट आया, तो ये जांच का विषय में एज ऑफ नाउ एकदम से नहीं था। बिल्कुल, जिनकी जान गई है, प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग भी थे, लेकिन इसमें पुलिस वाले भी थे। जी, एक हमारा सब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज है और 3 होमगार्ड्स हैं। जी। अ, अशोक जी, लेकिन बाढ़ के हालात और जल भराव की समस्याएं कई राज्यों में, जिस तरह से बारिश हो रही है और वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, ऐसे बचाव दल क्या एहतियात बरतते हैं? क्या कोई गाइडलाइंस हैं या जारी की जाएंगी? देखिए, ये तो साफ सी बात है कि बाढ़ तो इस तरह की आपदाएं आती हैं, किंतु उसमें हम कोई फर्दर दूसरी बड़ी आपदा में न फंसे, उसके लिए हम लोग को ये सब बेसिक सेफ्टी सिक्योरिटी तो करके चलना ही होगा। तो जो बिजली विभाग है उसको अपनी अपनी व्यवस्था को और स्ट्रांगली दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा कि कहीं कोई पोल या कहीं कुछ भी अनसेफ तो नहीं है, और अगर अनसेफ है तो फिर उसका पावर सप्लाई काटना पड़ेगा। तो ये नॉर्मली होता है। अब इसमें कहाँ किस स्तर पे चूक हुई है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो अशोक कुमार जो डीजीपी उत्तराखंड बता रहे थे कि किस तरह से जांच तो फिलहाल चल रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या एहतियात बरते जा सकते हैं, और 4 लोगों को फिलहाल जो घायल हुए हैं उन्हें ऋषिकेश के एम्स में एयरलिफ्ट कर पहुंचा दिया गया है। बहरहाल, आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से भी खबर है। जोधपुर में एक हत्याकांड से हड़कंप मच गया है। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या करके उनके शव को जलाने के आरोप में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है, जो पीड़ित परिवार से जुड़ा बताया जा रहा है। लेकिन हत्यारों ने परिवार की 6 महीने की एक मासूम लड़की को भी नहीं छोड़ा और आज सुबह चारों के शव घर के आंगन में जले हुए मिले थे। मामला जोधपुर के चौराई गांव का बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि परिवार के लोग घर के बाहर सो रहे थे और इसी दौरान धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई है और उसके बाद ये हुआ। आप आइए सीधे चलते अपनी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह के पास। हर्षा, यहाँ से भी बहुत ही सख्ते में डालने वाली ये बिल्कुल घटना हुई है, क्या डिटेल्स आपके पास है? देखिए, हमारे पास जो डिटेल्स जो पुलिस के मुताबिक है वो ये है कि आज सुबह सुबह की घटना है। करीब 4-5 बजे ये हुआ है और जो ये ढाणी है, इसका मतलब है कि गांव से थोड़ा दूर खेत में इनका ये घर था। यहाँ पे ये रात को सो रहे थे और ये उस टाइम हत्या करके, कुछ धारेदार हत्या करके, बताया जा रहा है कि कुल्हाड़ी से फिर वो शवों को घसीट के और उनको जलाने का कोशिश किया गया। उसमें एक 6 माह की बच्ची भी है।
जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। जब लोगों ने देखा कि उस ढाणी से धुआं आ रहा है, तब गांव वाले वहां पर पहुंचे और ये देखा कि एक दंपति 50 और 55 इयर्स ओल्ड, उनकी बहू और ये 6 महीने की बच्ची, इनकी हत्या कर दी गई है। जो उनका बेटा था वो वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन परिवार वालों से जब FIR लिखी गई तो बताया गया है कि कोई मामला है, आपसी जमीन विवाद का चल रहा है, काफी समय से चल रहा है। इसलिए जो मृतक है उसी के ताऊ के लड़के को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस हिरासत में उसने कबूल किया है, लेकिन अभी कोरॉबोरेटिव एविडेंस बहुत जरूरी है। FSL की एविडेंस जो है प्लस जो मर्डर वेपन है उसको बरामद करना बहुत जरूरी रहेगा पुलिस के लिए। तो फिलहाल ये आपसी रंजिश के चलते बताया जा रहा है कि इस तरह की निर्मम हत्या की गई है। हर्षा, फिलहाल धन्यवाद इस जानकारी के लिए, लेकिन वाकई में बहुत ही दुखद ये पूरी हत्या हुई है। आपसी रंजिश का ऐसे नतीजा बताया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब बात राजनीति की। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, 11 अगस्त तक चलेगा। कई महत्वपूर्ण बिल सरकार लाएगी। 31 बिलों की सूची जारी की गई है। इनमें दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए विधेयक, जन विश्वास बिल, सिनेमाटोग्राफी बिल, डेटा प्रोटेक्शन बिल आदि शामिल हैं। और अब ऑल पार्टी बैठक, आपको बता दें कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई हुई है, जिसमें सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों से चर्चा की जा रही है। इसके अलावा NDA के फ्लोर लीडर्स की भी एक बैठक आज शाम 5:30 बजे हुई है। कुछ देर पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र में मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए तैयार है। सभी पार्टियां मणिपुर के बारे में चर्चा की मांग कर रहे थे। मणिपुर के बारे में चर्चा के लिए सरकार तैयार है और जब माननीय स्पीकर और चेयरमैन डेट डिसाइड करेंगे, समय डिसाइड करेंगे, तब सरकार तैयार है। और कुछ भी जो भी इश्यू है नियम और प्रक्रिया के अनुसार स्पीकर और चेयरमैन के परमिशन के साथ सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने मीटिंग में भी ये बताया कि हम तैयार है। जब तैयार है बोलने के बाद प्रधानमंत्री आना और ये आना, ये सब ये क्या है, सदन शायद मुझे लगता है सदन में हंगामा करने के लिए वो केवेट डाल रहे हैं। जो हादसे हुई थी, जिस हादसे के चलते काफी लोगों को मौत भी हो गई, और रेलवे की हादसे पे चर्चा हो, बेरोजगारी है और हिंदुस्तान में महंगाई, ये तो आम मुद्दा है। इसके साथ साथ अलग से हमारे पार्टी की तरफ से ये मांग रखे हम लोग कि हिंदुस्तान की संघीय ढांचा पे सदन के अंदर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत सारे क्षेत्रीय दलों ने हिंदुस्तान की जो फेडरल स्ट्रक्चर, जिसको मोदी जी कहते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इस मुद्दे पे सदन के अंदर चर्चा होना जरूरी है। हम इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव रंजन मौजूद है। राजीव, तो विपक्ष का क्या मूड लग रहा है, क्या आपका आंकलन है, संसद क्या सुचारू रूप से कल चल पाएगी? देखिए, दोनों ओर से दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह समझने वाली बात है कि कल से जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है, 11 अगस्त तक जो संसद का सत्र चलेगा, उसमें बताया गया कि 17 बैठकें होगी। 17 बैठकों में सरकार की ओर से 31 बिल पेश किए जाने हैं और सबसे पहला बिल जो उस लिस्ट की अगर बात कीजिएगा तो दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है, दिल्ली अध्यादेश का मामला है। सरकार वो बिल लेकर आएगी, उससे लोकसभा में हंगामा जरूर होगा, लेकिन सरकार को यहाँ बहुमत है तो संभवतः यहाँ आसानी से वो पास करा लेगी। लेकिन जब वो बिल राज्यसभा में जाएगा तो वहाँ सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है। हालांकि वहाँ भी बहुमत है। मुश्किल उस हालत में हो सकता है कि जब बीजू जनता दल या BRS जैसी पार्टियां जो है जो केजरीवाल के समर्थन में, दिल्ली सरकार के समर्थन में खड़ा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष जो है साफ तौर पर मांग कर रहे हैं लोकसभा में, जैसा अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम मणिपुर के हालात को लेकर कल स्थगन प्रस्ताव पेश करेंगे और हम मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री इस मामले को बयान दे। तो साफ है कि दोनों पक्ष जो है
कहीं से झुकने को नहीं तैयार है। विधानसभा चुनाव जो है 4-5 राज्यों में बिल्कुल सामने है, तो जाहिर सी बात है कि लगता है कि पिछले सत्र की तरह यानी बजट सत्र की तरह दूसरा भाग जो हुआ था, जिस तरह का हंगामा हुआ था, कह सकते हैं कि पूरा जो सेशन जो पिछला जो है लगभग वॉश आउट हो गया था। कमोबेश इस बार भी हालात कुछ वैसे ही देखने पड़ेंगे, और उस हालात में तब जब एनडीए बनाम जो है अब कहा यह जा रहा है कि विपक्षी दलों का गठबंधन जो है इंडिया के बीच मुकाबला होने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो देखना होगा कल से किस तरह से संसद क्या सुचारू रूप से चल पाता है या नहीं। बहरहाल कुछ और राजनीति की बात कर लेते हैं। नाराजगी से इनकार हुआ है, नीतीश कुमार ने करा है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में जब कल बैठक हुई थी उसके बाद नीतीश कुमार की नाराजगी की अटकलें लगने लगी थी। सूत्रों के हवाले से ही ये अटकलें थी। कहा गया था कि कल बैठक के बाद बिना मीडिया से मिले वो निकल गए। बेंगलुरु बैठक में कांग्रेस हावी होने से वो असहज थे। होर्डिंग में राहुल, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी के बड़े फोटो थे, दूसरे नेताओं के छोटे फोटो लगाए गए थे और विपक्ष को साथ लाने का जिम्मा नीतीश कुमार ने क्योंकि उठाया था। तो इस पर एक तरह से नीतीश कुमार का बयान भी आया। उन्होंने कहा है कि नाराजगी की कोई बात नहीं है। आइए सुन लेते हैं नीतीश कुमार का और उन्हीं की पार्टी के ललन सिंह का क्या कहना है। 1999 में अटल जी की सरकार में हम लोग उसी समय थे, तो उस समय तो होता था। अब बाद में कभी हुआ है एनडीए का बैठक? कभी नहीं होता है। अभी तो चूंकि हम लोग बैठक करवा दिए तो वो बैठक शुरू की और कई लोगों को बुला बुला करके संख्या देने का कोई मतलब है? हम लोग का जो भी मीटिंग में आया है तो जो पार्टी नोन है उसी का, अब बाकी अभी कोई पार्टी बना है। सर 2024 का रिजल्ट क्या होगा? नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। एक बात खूब बढ़िया से जानिए, और देख रहे हैं ना हालत उन लोगों की कितनी खराब है, इसीलिए ना जो कर रहे हैं सब काम। तो जो हम लोग जितना काम कर रहे हैं उसी से परेशान है लोग। ये दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया और अब चला रहा है नीतीश कुमार जी नाराज हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। नीतीश जी को संयोजक लेकर चर्चा है। अभी ये सब कोई बात नहीं है। अब अगली बैठक जब मुंबई में होगी तब आगे की चर्चा होगी। उधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से विधानसभा ऑफिस में आज मुलाकात की। उद्धव ठाकरे और अजीत पवार की मुलाकात ऐसे समय हुई है जब महाराष्ट्र में एनसीपी हफ्ते भर पहले ही 2 भागों में बंट चुकी है। अजीत पवार की बगावत के बाद महाराष्ट्र की सियासत पारा चढ़ा हुआ है। महाविकास आघाड़ी सरकार में भी अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय था। मौजूदा एकनाथ शिंदे की सरकार में भी अजीत पवार वित्त मंत्री हैं, लेकिन बेंगलुरु में हुई बैठक के बाद आज की तस्वीर खासी अहमियत रखती है और फिर यहां से भी कई अटकलें शुरू होंगी। उधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने का ऐलान किया। मायावती का ये ऐलान विपक्षी गठबंधनों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की दूसरी महाबैठक पर बोलते हुए उन्होंने आज लखनऊ में कहा है कि विपक्षी गठबंधन सत्ता में आने के सपने देख रहा है। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर सत्ता के लिए गठबंधन करने का आरोप लगाया है। ये कांग्रेस पार्टी अपनी जैसी जातिवादी व पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करके फिर से केंद्र की सत्ता में आने के सपने देख रही है। और कर्नाटक की बात, कर्नाटक विधानसभा में स्पीकर ने बीजेपी के 10 विधायकों को निलंबित कर दिया है। स्पीकर ने एक कार्रवाई पूरे मौजूदा सत्र के लिए की है जो 21 जुलाई को खत्म हो रहा है। इन विधायकों पर सदन में हंगामे के दौरान सीमाएं लांघने के आरोप हैं। शोर शराबे के दौरान बीजेपी के इन विधायकों डिप्टी स्पीकर पर पेपर फेंकने का आरोप लगा है। In Karnataka now, they have misused the IAS officers, position of the IAS officers. Principal secretary has been made like a peon on the doorstep of unknown leaders who are not known in their own state. They have given a protocol, and that's what we are questioning. See, they have given Rajya Maryade
to the people who are on bail and the leaders who are unknown in their own state. Therefore, by giving Raj Maryade to such people, the real people's Maryada has gone. एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे किस तरह से हजारों में गाड़ियां ऐसी हैं दिल्ली में जिन्होंने कई चालान हुए लेकिन चालान अपने नहीं दिए, और इसी पर एक खास रिपोर्ट किस तरह से बिना चालान के ये गाड़ियां रहती हैं। 20,000 से ज़्यादा ऐसी गाड़ियां हैं जिन्होंने नहीं दिए हैं 100 से ज़्यादा चालान। दिल्ली में ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करने को लेकर हर रोज हजारों चालान होते हैं, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जिनके चालान पर चालान हो रहे हैं लेकिन वो एक भी चालान भरने नहीं जा रहे आज तक। ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस ने अलग अलग राज्यों को पत्र लिखा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस रोज हजारों चालान करती है। चालान या तो पुलिस वाले खुद करते हैं या फिर सड़कों पर लगे कैमरों के जरिए होते हैं। ज्यादातर लोग चालान भरते हैं, लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं जिनके बरसों से चालान पर चालान हो रहे हैं, लेकिन ये आज तक चालान भरने नहीं आए। हम लोगों ने जो अपना ही एक एक्सरसाइज करी और उस विश्लेषण के तहत पाया कि करीबन 1,65,000 गाड़ियां ऐसी हैं जो जिन्होंने 20 या 20 से ज़्यादा वायलेशन किया है। ये चालान लापरवाही से गाड़ी चलाने, तेज रफ्तार, लाल बत्ती या स्टॉप के संकेत पर नहीं रुकने, गलत लेन में चलने जैसे मामलों के हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 20,684 ऐसे वाहन हैं जिनके दिल्ली में 100 या उससे ज्यादा बार चालान हो चुके हैं, लेकिन इनके मालिकों ने आज तक जुर्माना नहीं भरा। 1,65,072 ऐसे वाहन हैं जिनका 20 से ज्यादा बार चालान हुआ, लेकिन इन्होंने कभी भी जुर्माना नहीं भरा। इस साल 30 जून तक 58,81,261 वाहनों के कुल 2,63,96,367 चालान हुए हैं। इनमें से 5,25,220 वाहनों के 2,21,56,496 चालान बकाया हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 67,42,448 बकाया नोटिस केवल 1,65,072 वाहनों के हैं। ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग को पत्र लिखा है कि ऐसे मामलों में लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाएं या फिर सस्पेंड किए जाएं या फिर कोई और कार्रवाई हो। वैसे इनमें से ज्यादातर गाड़ियां बाहर की हैं। वहां के महकमों को भी खत लिखे जा रहे हैं। हमने डेटा को फिल्टर किया है, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ हमने शेयर किया है और आगे भी हम जो विभिन्न राज्य हैं जहां पर ये गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं वहां पर भी हम इस विषय को उठाएंगे, जिसमें कुछ जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है रजिस्ट्रेशन से तहत, परमिट वायलेशन के तहत और जो लाइसेंस के तहत जो बनती है, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा वायलेशंस हो रही हैं तो ये डेंजरस ड्राइविंग भी है और साथ के साथ परमिट कंडीशंस की वायलेशन भी है, और हम इसको जो है उपयुक्त स्तर पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब कह रही है कि ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे लोग जिनकी गाड़ियों के 100 चालान हो चुके हैं और बार बार नोटिस देने के बाद भी वो चालान भरने नहीं आए, ऐसे लोग और उनकी गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस सड़कों के लिए खतरनाक मानती है। अब पुलिस उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट में कड़ी कार्रवाई करवाने में लगी हुई है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुस्लिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस
ने एनआईए के केस में फरार 2 ऐसे आतंकियों को गिरफ्तार किया है जिनके ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने दोनों को 25 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुणे पुलिस के मुताबिक बाइक चोरी के शक में 3 संदिग्ध पकड़े गए थे, लेकिन जब पुलिस इनके घर की तलाशी लेने गई तो मौके का फायदा उठाकर 1 हफ्ते ये लोग भागने में कामयाब रहे। कर्नाटक में पुलिस का दावा है कि उसने एक हमले की बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है और 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये संदिग्ध 25 से 35 साल की उम्र के बीच बताए जा रहे हैं। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने इन संदिग्धों को 15 दिन की न्यायिक कस्टडी में भेज दिया है। अहम यह है कि गिरफ्तारी विपक्ष की बेंगलुरु में हुई बैठक के ठीक 1 दिन बाद हुई है, जहां देश के आला नेता मौजूद थे। हैदराबाद में 1000 साल से ज़्यादा पुरानी सागौन की लकड़ी पर नक्काशी का काम जारी है। लोगों को ये नक्काशी बहुत आकर्षित कर रही है। 100 साल पुरानी कंपनी नक्काशी का ये काम कर रही है, जिससे पहले तेलंगाना के यायाद्री मंदिर में आकर्षण मुख्य द्वार बनाने के अलावा दिल्ली में नए संसद निर्माण में भी योगदान रहा है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए भी इस कंपनी ने काम किया है। इसकी और जानकारी दे रही हमारी सहयोगी उमा सुधीर। ये अद्भुत सी जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये आदिशेष शयन महाविष्णु की है। आप जैसे देख सकते हैं महाविष्णु यहाँ पर लेटे हुए हैं। लेटे हुए पोज में ही बहुत सारे भगवान यहाँ पे हमारे साथ दिख रहे हैं। इसकी खासियत ये है कि ये 1000 पुरानी टीक वुड की बनी हुई है और इसकी जो लंबाई है 21 फुट है, इसकी जो चौड़ाई है वो 8.5 फुट है और इसका जो परिधि है, सर्कमफ्रेंस है, वो 20 फुट तक भी है। और इसको बनाने वाले लोग हैं अनुराधा टिम्बर्स के परिवार के लोग। ये अनुराधा टिम्बर्स एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है, जो लोग 3 जनरेशन से इनके फैमिली में टीक का बिजनेस है और ये 30 या 40 देशों को इसका एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बारे में हमें बताइए कि ये आपने कैसे डिसाइड किया कि इसमें इतनी खूबसूरत सी एक आप मूर्ति बनवाएंगे? ये इतना बड़ा लकड़ी हमको नॉर्मली मिलता नहीं है। अभी हमारा 50 साल का हमारा टिम्बर एक्सपीरियंस में ये इतना बड़ा वाला 1500 साल तक एस्टिमेटेड एज है इसका, उतना बड़ा का लकड़ी सागवान का कभी हमने देखा नहीं। पिताजी भी नहीं देखा, हम भी नहीं देखा, हमारा ग्रैंडफादर देखा या नहीं देखा हमको नहीं मालूम। इतना बड़ा लकड़ी जब मिला मेरे को एक ही चिंता है, ये आगे जनरेशन कैसा देखेगा। तो देखने के लिए मैंने एक सोच करा था कि इसको कुछ मूर्ति में बनाए तो ये हमेशा और 1000 साल रहेंगे, और इसलिए हमने इसको स्केच करवा के मूर्ति जो ये रूप से आया था, ये शेप नेचुरली अनंत शेष शयन श्री महाविष्णु मूर्ति का स्केच हमारा आर्टिस्ट गिरिधर ने बनाया था, उसको हमने सोचा ये बनाना है। तो हमने वैसे अनुमान कैसे लगाया जाता है? जैसे कहते हैं रिंग्स होते हैं ट्री के बार्क में रिंग्स होते हैं और उससे अनुमान लगाया जाता है कि ये हो सकता है कि 1000 साल पुराना हो और उससे भी ज्यादा हो सकता है, आपका कहना है? ट्री का कैलकुलेशन, ये ट्री नहीं है, कोई ट्री का कैलकुलेशन होता है एनुअल रिंग से, और एनुअल रिंग हमने गिनने जाएंगे इसमें ये 20 फुट ऊपर तक है। हमने काउंट करते जाते ही 1000 के ऊपर चले जा रहा है, और हमने इसको वो रफ एस्टिमेट किया था, ये 1000 से 1500 साल का उम्र है। और अभी तक दुनिया में सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का खिताब अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय भवन जो है पेंटागन के नाम रहा है, लेकिन अब सूरत में तैयार हुए सबसे बड़े डायमंड
एक्सचेंज ने अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़ दिया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग अब बन गई है। इस इमारत का आधिकारिक उद्घाटन इस साल नवंबर में प्रधानमंत्री कर सकते हैं। सूरत को दुनिया की रत्न की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ दुनिया के 90% हीरे तराशे जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस इमारत में 65,000 से अधिक हीरा प्रोफेशनल्स काम कर सकेंगे। इसमें पॉलिशर्स, कटर्स और व्यापारी आदि शामिल होंगे। इसे वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में बनाया गया है। इस इमारत को सूरत डायमंड बोर्स नाम दिया गया है। सूरत डायमंड बोर्स जो 6.7 मिलियन स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन एरिया है, जिसमें 9 टावर, ग्राउंड प्लस 15 स्टोरी बिल्डिंग है, 2 बेसमेंट है। ये सारे के सारे 9 टावर्स है और हर एक फ्लोर पर कनेक्टेड है। तो एक ये सिंगल बिल्डिंग, टेक्निकली इट बिकम्स अ सिंगल बिल्डिंग, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग है। इसके अंदर हमारे 4,500 से ज्यादा डायमंड ट्रेडिंग की ऑफिसेस है, और ग्राउंड फ्लोर पे उस जो ट्रेडिंग फैसिलिटीज के लिए जो अदर फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होती है, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह सभी हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे प्रोवाइड किया है। इसके साथ ही स्टेट ऑफ आर्ट कस्टम क्लियरेंस हाउस भी हम लोगों ने यहाँ पे प्लान किया हुआ है, जिसकी भी जल्द ही परमिशन आने वाली है। तो यहाँ से रफ डायमंड की ट्रेडिंग से लेके पॉलिश डायमंड की बिक्री तक सभी एक प्रीमाइसेस में हो, ऐसा हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।